Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 31st of July 2026. तो गाइज आज है तारीख 31 जुलाई 2026 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को। काफ़ी रेलिवेंट अखबार आज का है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने एग्जामिनेशन के लिए पढ़नी है। वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट होगा, ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करना, जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। इससे पता चलेगा कि आपने कितना कंसंट्रेट होकर पूरे सेशन को देखा है, कितनी चीज़ें आप याद रख पा रहे हैं। ये बहुत कह सकते हैं कि मदद करेगा आपको एग्जामिनेशन में। बाकी दोस्तों, जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने में आप लोगों को परेशानी होती है, स्पेशली हम यूपीएससी की बात करें उस पर्सपेक्टिव से, तो आपको यहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, उसमें से कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, भविष्य में रिवाइज करने के लिए कैसे रिवीजन पॉइंटर तैयार करने होते हैं, और कैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, या पीवाईक्यूज़ कोई है तो कैसे सॉल्व करना होता है, सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है इसी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर में। तो मेक श्योर करें फर्स्ट टाइम जो भी लोग जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल के साथ। आज चाहे आपका इंटरनेशनल एडिशन हो, दिल्ली एडिशन हो, पेज नंबर 1 के ऊपर में पहला आर्टिकल आपको यही देखने को मिल जाएगा। जैसा आपने देखा रिसेंटली जंतर मंतर के ऊपर में एक बड़ा प्रोटेस्ट होता है, ठीक है। प्रोटेस्ट बेसिकली पेपर लीक को लेकर था। अब उस प्रोटेस्ट का एक बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिला, जहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करवाया। एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के बाद में आप देखोगे कुछ नया बिल पास हुआ है जो बेसिकली पेपर लीक को रोकने का काम करेगा। अभी हम उस बिल के बारे में भी आज डिस्कस करेंगे, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, ठीक है। जब मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में समझाऊंगा तो आपको पेपर लीक के लॉ के बारे में भी समझाऊंगा। लेकिन जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो इस प्रोटेस्ट के दौरान जो लोगों की भीड़ उमड़ रही थी, उस भीड़ के अंदर में जेन्युइन स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग थे। लेकिन जेन्युइन स्टूडेंट्स के अलावा भी आप देख पाओगे काफ़ी सारे एलिमेंट्स या काफ़ी सारे लोग ऐसे देखने को मिले जो बहुत ही ज़्यादा अभद्र भाषा, यानी गाली गलौच वाली जो भाषा है उसका इस्तेमाल करते हुए नजर आए। तो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं। अब ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। अब हो क्या रहा है, स्पेशली यहाँ पे हम वेमेन की बात कर रहे हैं, गर्ल्स की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं। ये जो महिलाएं हैं ये डॉक्सिंग को फेस कर रही हैं इस प्रोटेस्ट के बाद में। डॉक्सिंग क्या होता है, एक प्रकार का ऑनलाइन थ्रेट, ठीक है। ऑनलाइन इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ढूंढ ढूंढ कर निकाली जा रही है और वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है पूरे इंटरनेट के ऊपर में, और थ्रेट्स आ रहे हैं। आर्टिकल द हिंदू ने यहाँ पर वेरीफाई करा है, द हिंदू वाले कह रहे हैं कि हमने वेरीफाई करा है बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस को जिसमें ये पाया गया कि जो महिलाएं हैं वो डॉक्सिंग को फेस कर रही हैं, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे तैसे निकाल कर इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही है। रेप थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, डेथ थ्रेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं इन महिलाओं को, ठीक है। वेमेन के जो वीडियो एंड फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, जो प्रोटेस्ट में अटेंड हुई हैं, वो सारे वीडियोस फोटोग्राफ्स आजकल आप देखोगे जो हमारा एक्स प्लेटफॉर्म x.com यानी ट्विटर हो गया, जिसको हम ट्विटर कहते थे, इंस्टाग्राम है, यहाँ सभी जगह पर लगातार चल रहा है। और एक्चुअली में आप देखोगे कि ये चल रहा है कि भाई इनको एक लेसन सिखाना ज़रूरी है, लेसन सिखाना ज़रूरी है, कैसी भाषा उन्हें यूज़ करिए, क्योंकि आर्टिकल कहता है कि जो वेमेन है इसमें से एक वेमेन के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, स्पेशली क्योंकि उस वेमेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफ़ी ज़्यादा गाली दी हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एब्यूजिव वर्ड्स का यूज़ किया है जैसा आर्टिकल बताता है, ठीक है। और वो वीडियोज़ यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। तो एक वेमेन को तो मोस्ट वांटेड की तरह यहाँ पर सर्च किया जा रहा है, लगातार उसकी इन्फॉर्मेशन खोजने की कोशिश की गई और इन्फॉर्मेशन खोजने के बाद में बताया गया है कि आइडेंटिफाई कर लिया गया उस महिला को। उस महिला का सारा इन्फॉर्मेशन मतलब उसका नाम, उसका शहर और उसके रिगार्डिंग एक 0 एफआईआर भी रजिस्टर कर दिया गया है नोएडा के अंदर में, वो भी सर्कुलेट हो रहा है। तो आपने देखा कि सिचुएशन क्या चल रही है, आर्टिकल में क्या मतलब जो स्टेटस है वो दिखाया जा रहा है कि प्रोटेस्ट के बाद में क्या हो रहा है, वेमेन डॉक्सिंग को फेस कर रही हैं। अब देखो इस आर्टिकल में कुछ ऐसी ज़्यादा एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के लिए निकल कर आती है वो है डॉक्सिंग। ये डॉक्सिंग होता क्या है और डॉक्सिंग से कैसे बचा जा सकता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको न्यूज़ समझ में आ गया कि न्यूज़ क्या चल रहा है। अब आपसे पूछ लिया जाए डॉक्सिंग के बारे में तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा कि भाई डॉक्सिंग एक प्रकार का ऑनलाइन हैरेसमेंट है।
एक प्रकार का ऑनलाइन हैरेसमेंट ही कहा जाएगा इसमें, जहाँ पर एक व्यक्ति की पर्सनल और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पर पब्लिश कर रहे हो और आप बिना कंसेंट के ये काम कर रहे हो। भाई ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन भी है, इसका उल्लंघन भी है। ये जो टर्म है डॉक्सिंग, ये एक वर्ड से आता है जिसको बोलते हैं ड्रॉपिंग डॉक्स, जहाँ पे डॉक्स मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स या पर्सनल रिकॉर्ड्स या पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो डॉक्सिंग का मेन पर्पज़ क्या है? एक व्यक्ति को पब्लिकली एक्सपोज करने की कोशिश करना, उसको धमकाना, उसको कह सकते हैं कि धमकी देना, थ्रेटन करना, इंटिमिडेट करना, उसको मेंटल हैरेस करना या उसके मन में एक डर बैठा देना, जो एक्चुअली तौर पे करेंट समय पर चल रहा है। ये डॉक्सिंग वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है। अब कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन डॉक्सिंग के अंदर में हो सकती है जो बेसिकली शेयर की जाती है? तो इस डॉक्सिंग में एक व्यक्ति है भाई, मान लो कुछ ऐसा पाया गया, उसके पीछे सब लोग पड़ चुके हैं, तो उसका सबसे पहले फुल नेम क्या है, उसका होम एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, इवन वर्क प्लेस या ऑफिस एड्रेस, ईमेल एड्रेस या दूसरे और भी सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन को दोस्तों पब्लिश कर दिया जाता है इंटरनेट पर बिना उनके कंसेंट के, जो राइट टू प्राइवेसी को भी वायलेट करता है। अब प्रश्न यह है कि ठीक है, इतना समझ में आया कि डॉक्सिंग क्या है, लेकिन इस डॉक्सिंग का परिणाम क्या निकल कर आएगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिलते हैं? भाई अगर किसी व्यक्ति की डॉक्सिंग होती है, दैट मीन्स उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब निकाल के यहाँ पे इंटरनेट पर चल रहा है, तो इसके एक सीरियस परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जैसे उस महिला को या उस वेमेन को ऑनलाइन हैरेस किया जा सकता है, धमकी दी जा सकती है, उसका पीछा किया जा सकता है, स्टॉकिंग जिसको बोलते हैं, फिजिकल अटैक हो सकता है उसके ऊपर में, उसकी जॉब जा सकती है, मेंटली यहाँ पर उसको हैरेस किया जा सकता है, एंड साथ ही साथ में उसकी आइडेंटिटी का मिस यूज़ हो सकता है। जैसा आपने देखा एआई वगैरह का कितना इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तो डॉक्सिंग करेंट समय पर एक सीरियस साइबर क्राइम माना जाता है। ठीक है, एक प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा उल्लंघन माना जाता है कि हाँ अगर डॉक्सिंग हो रहा है तो। लेकिन अब प्रश्न आता है कि बचा कैसे जाए, क्योंकि इंटरनेट है, अगर आप उस पर सारी चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, इंटरनेट पे हर एक चीज़ को शो कर रहे हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पर रहने वाली हैं, वो कभी जाने वाली नहीं हैं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे ऑब्टेन होती है? क्वेश्चन यह है कि एक व्यक्ति की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल ली जाती है इल्लीगल तरीके से। जैसे सबसे पहले उसका मोबाइल फ़ोन या उसका कंप्यूटर सिस्टम हैक कर लेना, है ना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी कर लेना। ये कुछ तरीके होते हैं जिससे एक व्यक्ति का पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाला जा सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन यह है कि डॉक्सिंग को हम रोक कैसे सकते हैं? इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो रोकने का भी कोई ना कोई उपाय तो होगा। अब रोक तो नहीं सकते, लेकिन कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि पहले से ही हम कुछ ऐसे उपाय लेकर चल सकते हैं कि कोई डॉक्सिंग कर ही नहीं पाएगा। जैसे सबसे पहला जो स्टेप है वो है स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड को बनाना। अपने जितने भी ऑनलाइन अकाउंट से कोई उसको हैक ना कर पाए, तो उसके लिए बहुत मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। और सेम पासवर्ड अपना सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में मत यूज़ करो। ठीक है, सभी प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग पासवर्ड्स होने चाहिए। होता नहीं है कि हम सेम पासवर्ड यूज़ कर लेते हैं सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर में, ताकि भूलें ना। फिर उसके बाद में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन की ज़रूरत है। और कोशिश करें कि जो ये फ़ोटोग्राफ्स वगैरह है ज़्यादा अपलोड ना करें, ज़्यादा अपने आप को रिवील ना करें, अपना आसपास का पड़ोस एरिया। ठीक है, उसके अलावा अपना घर, हाउस कीज़, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बेसिकली आज मतलब नॉर्मल तौर पे सब कुछ दिखाया जाता है, इंटरनेट के ऊपर में अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें हैं दोस्तों। लोकेशन रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर शेयर हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है लोग ट्रैक कर लेंगे, तो डॉक्सिंग के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को रिवील करने से रोकना ये डॉक्सिंग से बचा सकता है। या फिर एट द लास्ट ये सब कुछ रिवील हो चुका है, कोई डॉक्सिंग का केस आ रहा है ना, या फिर कोई ऐसा ऑनलाइन थ्रेट वगैरह आ रहा है, ऑनलाइन हैरेसमेंट का केस हो रहा है, तो इसमें आप सारे के सारे केसेस को रिपोर्ट कर सकते हैं। अब घर बैठे बैठे ऑनलाइन पोर्टल से नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, जिसमें आप ये सारी कंप्लेंट कर सकते हैं। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है, समझ में आ चुका है कि डॉक्सिंग है क्या। अब क्योंकि ये पूरा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बताया था पहले कि हम लोग आर्टिकल में साथ ही साथ में रिवीजन पॉइंटर का भी हिसाब बना लेते हैं कि अगर एग्जामिनेशन में लास्ट वक्त पे सब कुछ रिवाइज करना हुआ तो कैसे रिवाइज करोगे। ये रही सारी इन्फॉर्मेशन छोटे छोटे पैराग्राफ्स में कन्वर्ट करके, जिसको हम लोग रिवीजन पॉइंटर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अगला न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं पीएम केयर्स फंड के बारे में एंड ट्रांसपेरेंसी कंसर्न के बारे में। क्या सिचुएशन है ये वाली, समझते हैं इस बात को। देखो, इस आर्टिकल पे मैं विस्तार से जाऊँ, डिटेल से पढ़ूँ, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इन्हीं पीडीएफ्स की बात कर रहा हूँ जो आप अपने सामने देख पा रहे होंगे। ये सारे के सारे पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। लेकिन ये पीडीएफ्स कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों? केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का बहुत छोटा सा फी पेमेंट है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, ये आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा,
उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 499 वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाते हैं, पुराने भी सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। इवन आपको जनवरी 2026 से चाहिए होंगे पीडीएफ्स, वो भी अवेलेबल हैं। तो आपका अमाउंट ये हाथों हाथ रिकवर भी हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट्स फर्दर मिलते रहेंगे। तो अभी हम पीएम केयर्स फंड और उससे रिलेटेड कुछ ट्रांसपेरेंसी के इशू हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल क्या कहता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। एक एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने ट्रांसपेरेंसी की एक चिंता उठाई है जो व्यक्त करना जारी है, क्योंकि पीएम केयर्स फंड ये बेसिकली आपको पता होगा सरकार के थ्रू स्टार्ट किया गया था कोविड के समय पर। 2020 का टाइम था जब कोविड अपनी चरम सीमा पर था। तो कोविड-19 क्राइसिस में लोगों को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की साइड से एक चैरिटी ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट कह सकते हो, बनाया जाता है जिसका नाम पीएम केयर्स फंड होता है। इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इन फंड्स को क्रिएट करा गया है। अब क्या हुआ, देश भर से यहाँ पर डोनेशन मांगी गई। तो देश भर ने बहुत सारे लोगों ने इंडिविजुअली, कंपनीज़ के माध्यम से सभी लोगों ने डोनेट करना शुरू किया पीएम केयर्स फंड के अंदर में। और ये डोनेशन धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया। अब आर्टिकल कहता है कि इस डोनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें पैसा कौन सा है जो बेसिकली लोगों ने डोनेट करा है, यानी पब्लिक फंड। तो कहने को तो यहाँ पर ये पीएम केयर्स फंड है, बट ये वर्क करता है एज अ पब्लिक अथॉरिटी के तौर पे। अगर हम देखना चाहें तो पब्लिक अथॉरिटी के तौर पे ही तो काम करता है। इसमें पैसा किससे है? कोई सरकारी बजट में से तो अनाउंस करके डाला नहीं है इसमें पैसा, इसमें लोगों ने डोनेट करके पैसा डाल रखा है। तो अब लोग अगर इन्फॉर्मेशन मांगना चाहें कि भाई पीएम केयर्स फंड में बताओ कितना पैसा इकट्ठा हो चुका है, आरटीआई फाइल करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितने एक्सपेंडिचर्स हुए, कितना रिसीट हुआ, ये सब हम लोग जान सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब आपने देखा कि लोगों ने डोनेट करा है आप इसको कंसीडर कर सकते हो एज अ पब्लिक अथॉरिटी। लेकिन बाद में गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं। मैं आपको समझाऊंगा क्या मैटर है। तो पीएम केयर्स फंड का जो इंपॉर्टेंट डिटेल है अभी हमारे पास में, क्योंकि हमने देखा ये फंड कब शुरू किया गया था, 2020 में। तो 2020 से लेकर 2023 तक, याद रखिएगा 2020 से लेकर 2023 तक पीएम केयर्स का जो फंड है वो हमारे पास में टोटल बैलेंस अवेलेबल है। तो 31 मार्च 2023 तक जो क्लोजिंग बैलेंस है टोटल पीएम फंड के अंदर में वो कितना है, वो इकट्ठा हुआ है 6,283 करोड़, 6,283 करोड़ रुपए क्लोजिंग बैलेंस है, स्पेशली 31 मार्च 2023 तक का। तो कहोगे उसके बाद का 2023 से 2024, 2024 से 2025, इवन 2025 से 2026, क्योंकि 26 का मार्च निकल चुका है। तो इन 3 फाइनेंशियल ईयर्स का कितना रुपया इकट्ठा हुआ है, यही जानकारी पता करने के लिए सरकार में आरटीआई फाइल की जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर गवर्नमेंट इन 3 ईयर का डेटा डिस्क्लोज नहीं कर रही है, बता नहीं रही है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, एक्टिविस्ट ने एक ट्रांसपेरेंसी भरी चिंता दिखाई है कि भाई पब्लिक अथॉरिटी के तौर पे जब आप इसको दिखाते हो, क्योंकि देखो आर्टिकल क्या कहता है, ये जो फंड है इसको शुरू में ऐसे प्रेजेंट किया गया था सरकार के थ्रू कि ये पब्लिक अथॉरिटी है, लोगों का पैसा है, लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं पर भी इमरजेंसी हेल्थ कह सकते हैं कि इमरजेंसी रिलीफ प्रोवाइड करवाना हो या कोई डिज़ास्टर हो तो उसमें पीएम केयर फंड से पैसा तुरंत दिया जाएगा। लेकिन 2023 तक का क्लोजिंग बैलेंस हमें पता चल चुका है। लेकिन 2023 के बाद 2026 तक का ये जो अगले 3 साल हुए हैं ना, ये इन 3 सालों का कोई भी ऑडिट इन स्टेटमेंट हमारे पास में नहीं आया है। तो हम उस 3 साल की जानकारी लेना चाहते हैं, बट वो जानकारी अभी के समय पर ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं की जा रही है। ये है पूरा का पूरा मैटर। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है, समझ में आ चुका है कि एग्जैक्टली क्या इशू चल रहा है। अब एग्जामिनेशन के लिए करना क्या है, आपने सेपरेटली थोड़ा सा पीएम केयर्स फंड के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म हमने डिस्कस किया, ये क्या है, एक प्रकार का पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। याद रखिएगा मार्च 2020 में बनाया गया था ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, और इसको क्रिएट करा गया था स्पेशली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने के लिए कि भाई कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी क्रिएट होगी तो उस समय पर हम पैसों का सपोर्ट यानी कि पीएम केयर फंड से निकाल कर ही वो इमरजेंसी में रिलीफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये जो फंड है दोस्तों, याद रखिएगा नाम आगे पीएम लगा हुआ है यानी प्राइम मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर का बड़ा रोल आ रहा है, क्योंकि इस पूरे पीएम फंड को जो चेयर करते हैं वो खुद प्रधानमंत्री करते हैं। और इस पूरे पीएम केयर फंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में कर दिया गया है। और इसमें सारा का सारा जो पैसा है वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कहीं से और सरकार का बजट उठा के इसमें नहीं डाल दिया है। इसमें लोगों ने डोनेशन दिया है, वॉलंटरी अपनी स्वैच्छिक इच्छा से लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। मतलब सिंगल पर्सन ने भी कंट्रीब्यूट किया और जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस है उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है। इसी के बाद इसलिए हज़ारों करोड़ रुपए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। आपसे कह दिया जाए कि पीएम केयर फंड में क्या गवर्नमेंट बजट से पैसा इसमें रिसीव हुआ है? नहीं।
ठीक है, इट डज़ नॉट रिसीव एनी बजटरी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, केवल और केवल वॉलंटरी डोनेशन कॉन्ट्रीब्यूशन से पैसा इसमें आता है। तो ये जो फंड है पीएम केयर्स फंड, अगर आप देखोगे तो इसमें एक चीज़ और बोली जा रही है। इसके जो ट्रस्टीज़ हैं वो कौन कौन है, जैसे मैंने बताया मेन पर्सन यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री ही इस फंड के चेयरमैन भी हैं। बाकी इसमें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं एंड मिनिस्टर ऑफ फिनांस हैं। ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंट ट्रस्टीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे इस पूरे फंड के। तो लेटेस्ट जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास में 2022-23 तक का है, और 2022-23 तक का 31 मार्च 2023 का क्लोजिंग बैलेंस जो पीएम केयर फंड का है वो 6,283 करोड़ है। तो अभी हम 2023 के बाद आने वाले, मतलब जो अगले 3 साल थे, यानी हमारे पिछले 3 साल जो निकल चुके हैं, हम उसका डेटा चाहते हैं, बट वो डेटा अभी तक कोई भी रिलीज़ नहीं करा गया है। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंसी को लेकर एक चिंता पैदा करता है, क्योंकि आपने मेंशन किया था शुरुआत में, मतलब दिखाया गया था कि पीएम केयर फंड एक पब्लिक अथॉरिटी की तरह काम करेगा, लेकिन अब यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटी की तरह वैसे एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है। रीज़न ये है, पब्लिक अथॉरिटी की तरह होता तो साल ब साल हर साल डेटा पब्लिश होता रहता। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता, तुरंत पता चल जाता है पीएम केयर फंड्स में कितने डोनेशन आए हैं, कितना रिसीट्स हुए हैं, कितने एक्सपेंडिचर्स हुए हैं। समझे? अब आरटीआई एक्ट से रिलेटेड एक इशू भी है, क्योंकि आप कोई भी जानकारी सरकार से चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का यूज़ कर सकते हैं। 2005 में एक्ट लेकर आया गया था, पता होगा। लेकिन इस एक्ट में कुछ बदलाव हो चुके हैं, तो आप सरकार से किसी भी चीज़ को इन्फॉर्मेशन तो मांग सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें एक्सेप्शन में रखी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैटर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, ठीक है, देश की सुरक्षा को लेकर कोई डेटा आता है, तो वो सरकार आपसे शेयर नहीं करेगी, बाकी कुछ भी चीज़ें पूछ सकते हो। तो पीएम केयर फंड ट्रस्ट की जब हम लोग बात करेंगे, तो अभी के लिए सिटीज़न जब इन्फॉर्मेशन मांगने लगे गवर्नमेंट से, ये डिटेल्स को मांगने की, मतलब एक रिक्वेस्ट की कि भाई आरटीआई फाइल कर रहे हैं, हमें थोड़ा डिटेल चाहिए पिछले 3 साल का जो फंड है, तो गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि पीएम केयर ट्रस्ट इज़ नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। अगर आप आरटीआई फाइल करके आओगे और पूछोगे पीएम केयर फंड्स में कितना फंड है, नहीं बताएंगे हम। ठीक है, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये जो पोजीशन है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से यहाँ पर ये जो फंड है आरटीआई से बाहर रखा गया। आरटीआई के बाहर, आरटीआई से भी बाहर है, तो आरटीआई के थ्रू जान नहीं सकता कोई भी, पार्लियामेंट से कोई नहीं जान सकता क्योंकि बाहर है पार्लियामेंट, कोई गवर्नमेंट बजट तो इसमें अनाउंस हुआ नहीं है, तो सेपरेट बना हुआ है ये फंड, तो पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इसको लेकर। फिर जो ऑडिटर होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी गवर्नमेंट बजट को लेकर ही सारी चीज़ें देखता है, एक्सपेंडिचर्स वगैरह। ठीक है, ये भी यहाँ पर इनसे भी बाहर हो चुका है, तो ये फंड सेपरेट है। इसलिए बोला जा रहा है कि ये वॉलेंट्री बेसिस पर लोगों के अपने अनुसार जो भी है, मतलब चाहते थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस फंड के अंदर में, उससे ये फंड इकट्ठा हुआ है। तो सभी लोगों के दायरे से बाहर है, ना ही आप आरटीआई के जरिए पता लगा सकते, ना ही पार्लियामेंट इस पर क्वेश्चन कर सकता, ना ही सीएजी के थ्रू यहाँ पर इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। तो हमारे ना एक फॉर्मर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, सीआईसी नाम है उनका, शैलेश गांधी। इन्होंने एक अपना अलग सा ओपिनियन दिया। इन्होंने बोला कि जो पीएम केयर फंड है ये आरटीआई एक्ट के अंदर में आना चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको जब शुरुआत में प्रेजेंट किया गया था तो एज अ पब्लिक अथॉरिटी के तौर पे प्रेजेंट किया गया था। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है प्राइम मिनिस्टर से एसोसिएटेड है, इसमें जो मैटर है कोई ऐसा नेशनल सिक्योरिटी का मैटर भी नहीं है। ठीक है, जो पैसा है वो देश से इकट्ठा हुआ है, तो इसको पब्लिक स्क्रूटिनी के लिए ओपन कर देना चाहिए। ये बात यहाँ पर सीआईसी का कहना है, क्योंकि जो ट्रस्टीज़ हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, ठीक है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्ट्री हो, ये सभी लोग ही तो ट्रस्टी हैं ना इस फंड के। तो ये ट्रस्टीज़ पब्लिक सर्वेंट्स नहीं है क्या? ये भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पर पब्लिक के प्रति एक अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर शो हो जानी चाहिए, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है कि होना चाहिए था, आरटीआई के थ्रू पता लगना चाहिए था। अच्छा, पीएम केयर फंड में एक और फ़ायदा दिया जाता है लोगों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है ना, तो मान लो कोई कंपनी है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो आपको पता होगा कोई कंपनी ऐसी है जो सीएसआर देती है। सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सीएसआर क्या होता है भाई, कंपनीज़ के लिए एक नियम बनाया हुआ है कि अगर आपका प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट इतना है, तो उसका कुछ प्रतिशत निकाल के आप सोशल वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के कल्याण के लिए पैसा दोगे, जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला गया। तो ढेर सारी कंपनीज इसमें आती हैं जो सीएसआर वगैरह देती हैं। अब मान लो यहाँ पर कुछ कंपनीज है जिनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने भी यहाँ पर पीएम केयर फंड में डोनेट कराए। पीएम केयर फंड में डोनेट करने से क्या हो जाता है, उनको टैक्स में छूट मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने 10 लाख रुपए कमाए थे, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि आपने 10 लाख रुपए कमाए, और 10 लाख रुपए एक पर्टिकुलर ईयर के हैं, और अब जो इनकम टैक्स अगर लगता, यानी इस पर अगर आप टैक्स पे कर रहे होते, तो पूरे 10 लाख रुपए इनकम पे टैक्स लगता, वो पे कर रहे होते। लेकिन आपने डिसाइड किया कि भाई इस 10 लाख में से मैं 1 लाख क्या करूँगा, 1 लाख उठा के डोनेशन कर देंगे पीएम केयर फंड में, आपने ये सोचा। ठीक है,
तो 1 लाख रुपए आपने डोनेट कर दिए पीएम केयर फंड में, तो अब जो टैक्स कटेगा ना, वो पूरे 10 लाख रुपए इनकम नहीं मानी जाएगी, वो 9 लाख रुपए के ऊपर में टैक्स जाएगा। ठीक है, मतलब टैक्स के दायरे पे छूट मिल जाती है, टैक्स डिडक्शन में फ़ायदा मिल जाता है। ये कहाँ पे लिखा है? इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 का, उसका सेक्शन नंबर 80G। तो सेक्शन नंबर 80G में ये टैक्स डिडक्शन की बात करते हैं, स्पेशली डोनेशंस को लेकर कि भाई डोनेशन हो रहा है तो वहाँ पे टैक्स में छूट भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई। बाकी अगर ट्रांसपेरेंसी रहती तो ज़्यादा बेहतर रहता भाई, पब्लिक ट्रस्ट बढ़ता कि हाँ भाई गवर्नमेंट सालाना डेटा पब्लिश करती है, हर साल के अंत में हमको पता चल जाता है पीएम केयर फंड में कितना डोनेशन आ रहा है, किसकी साइट से आ रहा है, और खासकर कितना एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है ना, और डोनेटेड फंड्स का सही तरीके से उपयोग हो रहा होता, क्योंकि एक चेक हम लोग लगा कर बैठे होते कि हमें ये जवाब चाहिए, गुड गवर्नेंस प्रमोट होता, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में जो कॉन्फिडेंस है वो मजबूत होता हुआ नजर आता। तो ये ट्रांसपेरेंसी का इंपॉर्टेंस हो सकता है। बाकी फर्दर क्या होगा, हो सकता है डेटा भी रुक के रिलीज़ हो, कब रिलीज़ हो, तो वो सब अपने सामने आने वाले समय पर पता चल जाएगा। ठीक है, अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है न्यूज़पेपर में उतनी मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दी है। कुछ भी रिवाइज करना है तो यू कैन रिवाइज फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर्स, सारी डिटेल आपको पता चल जाएंगी पीएम केयर फंड के बारे में। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे बात हो रही है लो एनर्जी सिस्टम के बारे में। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम हम लोगों ने डेवलप करा है। इस सिस्टम का मेन पर्पज़ है फार्मास्यूटिकल वेस्ट वाटर को कन्वर्ट करना रीयूजेबल वाटर में। ठीक है, एक ऐसा पानी बनाना जिसका हम दोबारा इस्तेमाल कर सकें, और उसी पानी में से मीथेन वगैरह भी मिल जाएगा, मीथेन वगैरह गैस वगैरह मिल जाएंगी, मीथेन रिच बायोगैस मिल जाएगी हमको, जिसका यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह में भी कर सकते हैं। देखो एक्चुअली में क्या है, इंडिया आज मेडिसिन के मामले में एक इम्पॉर्टेंट कंट्री बन चुका है। कहोगे कैसे? हम आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जेनेरिक मेडिसिन बनाते हैं। जेनेरिक मेडिसिन बेसिकली को जो कॉपी वाली मेडिसिन होती है, जिसको कॉपी किया जाता है ब्रांडेड मेडिसिन को देखकर। जब ब्रांडेड मेडिसिन का पेटेंट एक्सपायर हो जाता है उसके बाद बस खाली 2-4 ऊपर नीचे सॉल्ट का बदलाव कर देते हैं, जल्दी से दवा तैयार हो जाती है। तो इंडिया जेनेरिक मेडिसिन के बारे में मामले में बहुत आगे है। दुनिया भर में हम जेनेरिक मेडिसिन की सप्लाई करते हैं, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर कहा जाता है इंडिया को। लेकिन दोस्तों, जब हम लोग फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं, बायो फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं, तो इस इंडस्ट्री में बायो फार्मास्यूटिकल को बनाते हुए इस इंडस्ट्री से ढेर सारा वेस्ट वाटर निकलता है, गंदा पानी निकलता है। तो उस गंदे पानी का सही तरीके से ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। तो हमारे रिसर्चर्स ने एक नया तरीका बना लिया है, जिससे इन फैक्ट्री से, इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो गंदा पानी निकलेगा उसको हम साफ़ कर सकेंगे, और केवल साफ़ ही नहीं कर सकेंगे, उस पानी को रीयूजेबल बनाया जा सकेगा, दोबारा उपयोग हो सकेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब हम ये पानी को साफ़ करेंगे तो उसमें से हमें मीथेन रिच बायोगैस भी मिलेगी। ठीक है, मीथेन रिच बायोगैस भी मिलेगी, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए। तो आइए मैटर डिस्कस करते हैं क्या हो रहा है। तो क्या हुआ एक्चुअली में, रिसर्चर्स जो हैं, ये कहाँ के रिसर्चर्स हैं? हैदराबाद बिट्स पिलानी के। इन्होंने लो एनर्जी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम बनाया है, स्पेशली बायो फार्मास्यूटिकल वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए। इस टेक्नोलॉजी में क्या होगा, सबसे पहले गंदे पानी के अंदर में जो हार्मफुल बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसको डिसइंफेक्ट किया जाएगा, पानी को वापस से उपयोग करने के लिए, रीयूजेबल वाटर बनाने के लिए उसको योग्य बनाया जाएगा। साथ ही साथ में उसमें से मीथेन रिच बायोगैस मिल जाएगी, जिससे हम एनर्जी भी रिकवर कर पाएंगे। तो एक बहुत बढ़िया तरीका है जिससे गंदे पानी का एक सही उपयोग हो सकता है। समझ गए? अब बायो फार्मास्यूटिकल वाटर की जब हम बात करते हैं, तो बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर में, जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में बहुत सारा जो वेस्ट वाटर निकलता है, तो उस वाटर के अंदर में ढेर सारे लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, इवन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स भी होते हैं, ऐसे जीन जिस पे एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। तो इससे एनवायरमेंट पोल्यूशन बढ़ सकता है, इवन बायो सेफ्टी हैजार्ड बढ़ सकता है, बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, अगर हमने सही तरीके से इस पानी को ट्रीट नहीं करा तो हमने नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करा है। इस टेक्नोलॉजी में 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हो रहा है वाला है। पहला इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल डिसइंफेक्शन, सेकंड होगा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और थर्ड इसमें जो यूज़ करेंगे वो होगा एनर्जी रिकवरी। याद रखेगा, इलेक्ट्रिकल डिसइंफेक्शन, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड एनर्जी रिकवरी, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका यूज़ करेंगे। मैंने इसका एक चार्ट बनाया है एआई से, तो अच्छा बन गया है फ़िलहाल, तो मैं इसको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जब अच्छा बना तो मैंने सोचा चलो अब ये पढ़ाते हैं इसी के माध्यम से। तो मैंने आज कुछ चार्ट्स बनाए हैं, जैसे अभी एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे क्लाउड बस्ट के बारे में, वो भी चार्ट बहुत अच्छा बना हुआ है, चेक करिएगा और बताइएगा कि ऐसे चार्ट्स और बना के मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँ। यानी टाइम लगता है यार उसमें थोड़ा सा, लेकिन हो जाता है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तो फीड करनी पड़ेगी ना। अब इन्फॉर्मेशन छांट के फीड करनी पड़ेगी, तभी ऑटोमेटिक, ऐसा नहीं है कि टॉपिक डाल दो अपने आप उठा के दे देगा। ये इन्फॉर्मेशन मैंने फीड की है, उसके बाद ये चार्ट बनकर आया है। तो आर्टिकल ये क्या कहता है, लो एनर्जी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैसे काम करता है बायो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। मैंने बताया इसमें 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज होगी इलेक्ट्रिकल डिसइंफेक्शन की, जिसमें हम ये गंदा पानी डालेंगे,
ठीक है, इस गंदे पानी में क्या क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, रेसिडुअल एंटीबायोटिक्स हैं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं। इसमें क्या होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल डिसइंफेक्शन है तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिकल पल्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये जो पल्सेस हैं ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनएक्टिव कर देंगी, एंटीबायोटिक्स को इनएक्टिव कर देंगी और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स को इनएक्टिव कर देंगी। ठीक है, एक एडवांस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के माध्यम से। तो पानी में से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने खत्म करे, इस पानी को दूसरे स्टेज में लेकर आया जाएगा जिसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा। इसमें जो काम के बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे पोल्यूटेंट्स को, इसमें जो गंदगी होगी इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, दूसरे और गंदगी को इसको ब्रेक डाउन करके यहाँ पर नीचे बैठा देंगे। तीसरा स्टेज क्या होगा, एनर्जी रिकवरी। एनर्जी रिकवरी में एक एनारोबिक डाइजेशन का यूज़ होगा। इस डाइजेशन के अंदर में जब ये पानी जाएगा तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो मीथेन रिच गैस है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और जब मीथेन गैस प्रोड्यूस होगा तो हम इसको एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो इसमें से पानी निकल कर आएगा, दो चीज़ें निकलेंगी इसमें लास्ट में जब हम इस डाइजेशन में डालेंगे, डाइजेस्टर में डालेंगे और उसके बाद में हीटअप करेंगे तो हमें पता चलेगा इसमें से मीथेन रिच बायोगैस मिल रही है और दूसरा हमें एक साफ़ पानी भी मिल रहा है जिसको हम दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है, याद रखिएगा, बायोफार्मास्यूटिकल वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का। ठीक है, तो इसमें क्या मेथड्स हैं, कैसे काम करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, याद रखिए, इंपॉर्टेंस यह है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट मिल चुका है और ये सपोर्ट किसकी साइड से दिखाया गया है, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की साइड से। और ये सब काम हो रहा है एक प्रोग्राम के अंडर में विच इज़ वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव प्रोग्राम। इसमें ये कोर डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी है जहाँ पर हम पानी को साफ़ कर सकते हैं, पानी में से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। एक तो एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगा, बायो सेफ्टी बढ़ जाएगी, पानी को रीयूजेबल बनाया जा सकता है, मीथेन रिच बायोगैस बनेगा, जिससे अल्टीमेटली बहुत सारे फ़ायदे होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए भाई, अब ये वाला आर्टिकल मैं आप लोगों से कह रहा था, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है, बहुत अच्छा टॉपिक भी है, तो बढ़िया से सुनिएगा, काफ़ी कुछ इसमें मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर इसमें मेंशन किया जाता है हाउ कॉमन आर क्लाउड बर्स्ट इन इंडिया। क्लाउड बर्स्ट किसे कहते हैं, अगर हम अपनी शुद्ध हिंदी में बात करें तो बादल फटना। आपने सुना है बादल फट गया है, बादल फटता नहीं है, बेसिकली बादल फटना क्या होता है आज आपको रियलिटी समझ में आएगी। जैसे जब हम कहते हैं ना बादल फट गया है, तो एक्चुअली में उस जगह पे क्या होता है, बहुत मूसलाधार बारिश होती है, एक भयंकर लेवल पर, इतनी कभी इमेजिन नहीं कर पाता कोई कि भाई 1 घंटे के अंदर अंदर इतना पानी है कि बाढ़ आ गई, फ्लैश फ्लड आ गई। तो क्लाउड बर्स्ट की वजह से ही फ्लैश फ्लड भी आती है कि भाई अंदाजा नहीं था बाढ़ आ जाएगी, 1 घंटे में बाढ़ आ गई, इतना बारिश, इतना पानी बरसा, और वो भी एक भीषण बाढ़ जिसे आप कह सकते हैं, खतरनाक, जो तबाही मचा सके। तो ये बादल फटने से होता है। प्रोसेस क्या है मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन पहले हमें समझना होगा कि आखिरकार ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है और एक पर्टिकुलर सेक्शन है क्या। तो हाल ही में बहुत सारी बाढ़ के केसेस आए हैं। अभी उत्तराखंड से बाढ़ का केस आया, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से भी बाढ़ के केसेस ढेर सारे निकल कर आए। वो सारे बाढ़ के केसेस क्लाउड बस्ट से जोड़ दिए गए कि बादल फटने की वजह से यहाँ पर बाढ़ आई है। हालांकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD जो भारत का मौसम विभाग है, इन्होंने क्लैरिफाई किया कि सारे इंस्टेंसेस क्लाउड बस्ट के नहीं थे, कुछ आपकी भी गलती है भाई। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, आपके सिटी में इतना अच्छा ड्रेनेज नहीं है कि पानी बरसे और निकल जाए। तो वो बेसिकली क्लाउड बस्ट की कैटेगरी में नहीं था, बाढ़ आ गई तो उसको भी यहाँ पर कह दिया गया कि भाई ये क्लाउड बस्ट की वजह से, बादल फटने की वजह से हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई पुअर प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर के केसेस भी आते हैं। बादल फटना भी रियल है, बहुत सारे केसेस आते हैं, बट हर चीज़ को हर बार जब बाढ़ आ रही है तो उसको बादल फटना कहना ये गलत है। ये बात इस आर्टिकल में मेंशन की गई है। तो चलिए समझते हैं कि एग्जैक्टली क्लाउड बस्ट है क्या। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बादल फटना उसे कहते हैं जब एक बड़ा सा एरिया, कितना एरिया, लगभग 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, अब बड़ा नहीं है तो छोटा सा एरिया ही है फिलहाल, इस छोटे से एरिया में 1 घंटे के अंदर अंदर 10 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा बारिश हो जाए। तो एक छोटा सा एरिया, उसमें अगर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा बारिश हो रही है 1 घंटे के अंदर, तो उसको हम क्लाउड बस्ट कहेंगे। इसको कहेंगे बादल फट गया, पानी गिर गया, बाढ़ आ गई। ये एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट है, ये बहुत ही कम, बहुत ही लिमिटेड एरिया में होता है, बहुत ही डेंजरस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंपैरिजन के तौर पे इंदौर की बात करें, इंदौर पूरे साल में 1062 mm बारिश को रिसीव करता है। तो जो सिंगल क्लाउड बस्ट का केस आता है ना, इसका 10% बारिश 1 घंटे में हो जाती है। तो आप इमेजिन करो इंदौर में पूरे साल में जो बारिश हो रही है क्लाउड बस्ट के केसेस में, उसका 10% 1 घंटे में हो सकती है। तो ये क्लाउड बस्ट बेसिकली बहुत डेंजरस चीज़ है और इतनी बाढ़ आ जाती है कि सब कुछ अपने साथ में बहा ले जाए। तो हैवी रेनफॉल की जब बात आती है कि हाँ भाई भीषण बारिश हो रही है, ये साउथ वेस्ट मानसून के समय पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे अभी मानसून का टाइम चल रहा
है ना। तो इस मानसून के टाइम पीरियड में ये रेनफॉल के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं या बादल फटने के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। क्योंकि अब ये बारिश की जब हम बात कर ही रहे हैं तो हमने इतना समझा, एक छोटा सा एरिया है 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर का, और उस पर्टिकुलर रेंज में 1 घंटे के अंदर अगर 10 सेंटीमीटर से या 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो गई तो उसको हम क्लाउड बस्ट कहेंगे। और उसी क्लाउड बस्ट की वजह से फ्लैश फ्लड आते हैं, लैंडस्लाइड्स होती हैं। इतनी बारिश हुई है भाई, भूस्खलन होगा, पहाड़ी इलाकों में ऊपर की धरती खिसक जाएगी नीचे, रोड्स डैमेज होंगे, ब्रिजेस डैमेज होंगे, हाउस बर्बाद हो जाएंगे, जो बाढ़ होगी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाएगी, लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी का लॉस, ये सब कुछ देखने को मिलता है। अब ऐसे ही क्लाउड बस्ट के अंदर में एक और पर्टिकुलर केस आता है जिसको हम लोग एक बोलते हैं मिनी क्लाउड बस्ट। कुछ साइंटिस्ट ने यह भी सजेस्ट किया है कि भाई क्लाउड बस्ट के अलावा एक नई कैटेगरी बना दी गई है, मिनी क्लाउड बस्ट। तो मिनी क्लाउड बस्ट उसका आधा कर दो, एरिया सेम है बिल्कुल, कि भाई 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, अगर उसमें 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर ना होकर 5 सेंटीमीटर बारिश 1 घंटे में हो जा रही है तो उसको मिनी क्लाउड बस्ट कहा जाएगा। हालांकि भारत के मौसम विभाग ने इस वाली कैटेगरी को अडॉप्ट नहीं किया, बट कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हाँ ये कैटेगरी कही जा सकती है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर भी एक छोटे से एरिया में 1 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश है। 10 सेंटीमीटर तो बहुत ही ज़्यादा हो गई, ये भी 5 सेंटीमीटर कुछ कम नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि इतने केसेस आते हैं क्लाउड बस्ट के, तो क्या क्लाउड बस्ट भारत में बहुत कॉमन है क्या? नहीं, क्लाउड बस्ट बहुत रेयर केसेस होते हैं, बहुत कम ही से दिखाई देते हैं। लेकिन साइंटिस्ट का मानना यह है जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हम प्रदूषण कर रहे हैं, वैसे वैसे क्लाउड बस्ट के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। एक्चुअली में ये कैसे होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर गर्म होता है तो जो हवाएं हैं नीचे, जब धरती पे हवा गर्म होगी, गर्म चीज़ ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी, भाप बन के हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, ठंडी होगी, ठंडी होके कंडेंसेशन यानी कि क्लाउड का फॉर्मेशन, बादल बनेगा। अब वो जो बादल है दोस्तों वो धीरे धीरे करके भारी होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, फिर वो बरसना शुरू करेगा जब वो नीचे आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर रेनफॉल के जो इवेंट्स हैं वो होने लगते हैं। अब क्वेश्चन ये है ये क्लाउड बस्ट बनता कैसे है, और ध्यान में रखिएगा यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है हाउ डज अ क्लाउड बस्ट फॉर्म। ये क्लाउड बस्ट कैसे फॉर्म होता है ज़रा उसको समझते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को जानिएगा दोस्तों, ठीक है। क्लाउड बस्ट बेसिकली कन्वेक्शन के थ्रू होता है। कन्वेक्शन मतलब पहली चीज़ मैंने आपको बताया, जो गर्म हवा है, अगर नीचे धरती पर गर्मी बढ़ रही है, ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो जो हवा है वो गर्म है, मॉइस्चर वाली हवा है, नमी के साथ में है, उसके अंदर नमी भरी हुई है ना। देख रहे हो शरीर से पसीना नहीं सूख रहा है, क्यों? क्योंकि हवा में ऑलरेडी बहुत सारी नमी है, इसलिए पसीना नहीं सूख रहा है। तो वार्म मॉइस्चर एयर ऊपर की साइड में उठने लगती है, और ऊपर उठने के साथ साथ यहाँ पर जब वो बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाती है तो ठंडी हो जाएगी वो हवा, और ठंडी होने के बाद में वो क्लाउड बनाती है। और यहीं पर एक और जोग्राफिकल प्रोसेस काम करता है जिसको बोलते हैं ओरोग्राफिक लिफ्टिंग। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग का मतलब पता है क्या है? ये पर्टिकुलर केस को समझो, ये सिनारियो को समझो कि भाई ये हमारे पहाड़ हैं, अब यहाँ से मान लो ये समुद्र है इधर, और यहाँ पे पानी बहुत गर्म हो रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब पानी पे ऊपर से यहाँ पर ये हवा नमी लेकर उठ रही है ऊपर की साइड में। अब जब ये हवा ऊपर की साइड में उठ रही है तो ऊपर उठते ही इस तरीके से बह रही है, क्योंकि हवा चल रही है तो ये इस तरीके से बह भी रही है। अब आपका क्या मानना है कि ये हवा इस तरीके से जाएगी, क्या पहाड़ को चीर के बीच में से निकल जाएगी ऐसे सीधे? नहीं, अब हवा इधर जा रही है लेकिन अब बीच में पहाड़ आ गए ऊंचे ऊंचे, तो पहाड़ के सहारे ये हवा सीधे ऐसे ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आप देखोगे एरो बनाया हुआ है, ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। और जब ये ऊपर की साइड उठ जाएगी तो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जाकर टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठंडी होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे क्लाउड्स बनने शुरू होंगे। और ये कौन से क्लाउड बनते हैं मेरे दोस्त, ये नाम याद रखिएगा, इसका नाम है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ठीक है, तो क्यूमुलो निम्बस जो क्लाउड है ये बनता है। ये क्लाउड बहुत भयंकर होते हैं, देखने में बहुत डेंजरस लगते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि क्लाउड ऊपर से लेकर नीचे तक फैले हुए होते हैं। पता है इन क्लाउड्स की हाइट कितनी हो सकती है? 15 किलोमीटर। आप इमेजिन करो, एक बादल यहाँ से शुरू हो रहा है और वो 15 किलोमीटर ऊपर तक जा सकता है, इतना बड़ा बादल क्रिएट हो सकता है। इसको बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये कैसे बनता है? इसी वाली मतलब ये जो वार्म एयर है ये उठी, पहाड़ के ज़रिए ऊपर चली गई, ठंडी हो गई और ये बादल का फॉर्मेशन शुरू हो गया। ठीक है, अब पता है प्रॉब्लम क्या है? ये बादल इतना बढ़ कैसे गया? और ये बादल जब बहुत हैवी हो जाता है ना तो ये फट जाता है। फट मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में से फट जाएगा, ये मतलब नहीं है, मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अब एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जब ये ऊपर बादल बन गया तो बादल के साथ साथ बादल में वाटर ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो गए, क्योंकि बर्फ़ ही तो है, वो पानी की ड्रॉपलेट्स बन रही हैं। अब पानी की ड्रॉपलेट्स यहाँ पर नीचे गिरना तो चाह रही हैं, लेकिन हवा नीचे से ऊपर जा रही है फटाफट, वही गर्म हवा नीचे से ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है, तो हवा का प्रेशर ज़्यादा है। तो वो जो पानी की बूंदें हैं ना वो नीचे गिर नहीं पाती, वो बादल के बीच में फंसी रहती है, क्योंकि हवा ने बीच में पानी की बूंदों को अटका के रखा हुआ है। तो ये पानी की बूंदें मोटी होती चली जाती हैं, बूंद में बूंद जुड़ता रहेगा, मोटा होता रहेगा, हैवी होता रहेगा।
और हैवी होते होते दोस्तों जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो इतनी हैवी हो जाती हैं, बादल इतना हैवी हो जाता है कि एकदम से नीचे की साइड में आएगा, गर्म होगा, मतलब बेसिकली जब नीचे आएगा तो ये बरसेगा खूब। तो वाटर ड्रॉपलेट जो क्लाउड के अंदर हैं वो बहुत हैवी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हैवी, जो फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती है, प्रेशर इतना हैवी हो जाता है कि वो फट जाता है। फिर वो एक ही बार में जो पानी इकट्ठा हुआ है ना बादल में, वो एक ही झटके में पानी ऐसे बरसता है इस कंडीशन के अंदर में। तो ये भाई ये पानी जिसको बोलते हैं बादल फट गया, भाई अचानक से 1 घंटे में बाढ़ आ गई, क्योंकि ऊपर बादल में इतना प्रेशर बन गया था। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउड बस्ट की सिचुएशन कहते हैं। आई होप ये आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, ये आप बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं। स्टेप 1 समझा, स्टेप 2 जो हवा पहाड़ के ज़रिए ऊपर उठ रही है ना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक लिफ्टिंग बोलते हैं। कि माउंटेनियस रीजन में जो मानसून विंड्स हैं वो हमारे एक जो खड़े पहाड़ हैं उनके ज़रिए ऊपर उठता रहता है। फिर उसी से जब ऊपर उठेगा हवा ठंडी होगी, कूल डाउन होगी तो वाटर वेपर कंडेंस होगा और बहुत सारे जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हैं वो बनने शुरू होंगे। ये क्लाउड्स मैंने बताया 15 किलोमीटर हाई तक जा सकते हैं। स्टेप 4 में आप देखोगे तो वाटर ट्रैपलेट्स लगातार ग्रो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीचे से हवा जा रही है, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड एयर जिसको आप अप ड्राफ्ट कहते हैं, वो लगातार ड्रॉपलेट्स को ऊपर की साइड पुश कर रहा है और वो फिर बूंदें बड़ी होती रहती हैं। और वो जो बारिश है वो पहले तो बादल में अटकी पड़ी है, लेकिन जब वो इतनी हैवी हो जाती है, प्रेशर अब संभालने लायक नहीं है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स इतने हैवी होने के बाद में सीधा नीचे बरसना शुरू होते हैं, वो भी भयानक तरीके से। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउड बस्ट वाली कंडीशन बोलते हैं। समझे? अब कोई दिक्कत तो नहीं है, ये ज्योग्राफी का भी एक पॉइंट है। अब क्लाउड बस्ट की जब सिचुएशन को डिस्कस करते हैं तो पिछले सालों में आप देखोगे, पिछले बहुत सारे सालों में क्लाउड बस्ट के जो केसेस हैं वो जनरली उत्तराखंड से आए हैं, हिमाचल प्रदेश से भी काफ़ी सारे क्लाउड बस्ट के केसेस आए हैं, जम्मू कश्मीर से आए हैं। फिर उसके बाद में बहुत सारे जो इंसिडेंट हैं वो जुलाई और अगस्त से भी क्लाउड बस्ट के केसेस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पर क्वेश्चन है, कैन द वर्ल्ड क्लाउड बस्ट हाइड ह्यूमन मिस्टेक्स? ये जो वर्ड है क्लाउड बस्ट, क्या ये इंसान की गलती को छिपा सकता है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि आप हर चीज़ को क्लाउड बस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि क्लाउड बस्ट एक रेयर इवेंट है। आपके एरिया में बाढ़ आ गई क्योंकि वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था, पुअर ड्रेनेज सिस्टम है, पानी निकल नहीं पा रहा, थोड़ी बारिश भी होगी तो भी पानी निकल नहीं पा रहा, पानी भर जाता है वहाँ पर, तो उसको क्लाउड बस्ट का नाम देना गलत है। पेड़ों की कटाई हो रही है लगातार, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, हाई रिस्क जोन में लगातार कंस्ट्रक्शन करना, डिजास्टर को लेकर अपनी प्रिपेयरनेस इतनी मजबूत ना होना, ये सारे के सारे यहाँ पर कारण बन जाते हैं जिसके ज़रिए यहाँ पर इंसान अपनी गलती को छिपाता है कि भाई देखो ये सब गलतियाँ हैं, इसकी वजह से बारिश का पानी अटका पड़ा है एक जगह पर, बाढ़ आई भी है, और नाम डाल दिया क्लाउड बस्ट पे। तो हर चीज़ क्लाउड बस्ट नहीं होती है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, जैसे 2025 में धाराली में बहुत भयंकर बाढ़ आती है, अथॉरिटीज़ ने ब्लेम कर दिया कि भाई क्लाउड बस्ट था, क्लाउड बस्ट, बादल फटा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मेट्रोलॉजिकल डेटा ने जब वहाँ की बारिश को मेजर किया तो पता चला ये तो अपनी रेनफॉल वाली कैटेगरी से भी बिलो में है, तो आईएमडी ने यहाँ पर क्लाउड बस्ट वाली थ्रेशोल्ड में इसको रखा नहीं। तो बारिश और बाढ़ आने के कारण क्या था वहाँ पे? कारण ये था इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा था रिवर बेड में, डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, सॉइल इरोजन हो रहा है, ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है नहीं, ऑल वेदर रोड्स नहीं है, तो भाई पानी क्या करेगा? पानी वहाँ पे रुक ही जाएगा एक जगह पर जब पानी निकलने का रास्ता नहीं है शहर से तो। ठीक है, फिर ऐसी एग्जाम्पल आप देख पाओगे, असम, नागालैंड, यहाँ पर ही बारिश हुई। तो यहाँ पे आईएमडी ने अगेन कुछ रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये क्लाउड बस्ट के केसेस नहीं है, हर चीज़ क्लाउड बस्ट मत बोलो। अब क्वेश्चन यह है कि इंडिया क्लाउड बस्ट पे कैसे अपनी फोरकास्टिंग को बढ़ा सकता है। फोरकास्टिंग को बढ़ाने के लिए दोस्तों भारत के पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, विच इज़ मिशन मौसम। ये सुना होगा आपने, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा इस बार मिशन मौसम के बारे में। तो इस मिशन मौसम के अंदर में इंडिया ने प्लान किया है कि हम डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क को फैला देंगे सभी जगह पर। तो जितने ज़्यादा रडार्स होंगे, क्योंकि अभी तो रडार देखोगे केवल 40 के आसपास है, हम बहुत सारे और भी रडार्स फैला देना चाहते हैं देश भर में, है ना। और इसी रडार के साथ साथ इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके माध्यम से हम वेदर को अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर पाएंगे, जो मौसम है उसके बारे में भविष्यवाणी कर पाएंगे कि भाई आज का जो वेदर है वो एग्जैक्टली कैसा है। समझ रहे हैं? बेटर फोरकास्टिंग हो सकेगी एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स की, तो ये एआई का इस्तेमाल करके हो सकता है, याद रखिएगा। तो भले ही इतने इंप्रूवमेंट्स हो रहे हो, लेकिन आज भी क्लाउड बस्ट बहुत सारे केसेस में कई बार प्रेडिक्ट नहीं हो पाता, लेकिन हम मिशन मौसम के जरिए इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे कि लोगों को बचाया जा सके। ठीक है, ये रहे कुछ रिवीजन पॉइंटर जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं। बाकी हमने ये वाला आर्टिकल भी समाप्त किया। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट इन क्वेश्चंस के आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने प्रेजेंट है, विद रेफरेंस टू डॉक्सिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डॉक्सिंग को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला, इसमें डॉक्सिंग के अंदर में एक चीज़ ये है कि भाई यहाँ पर एक व्यक्ति की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन हम पब्लिश करते हैं विदाउट देयर कंसेंट, इसको डॉक्सिंग कहा जाता है। सेकंड, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो डॉक्सिंग में यूज़ की जाती है ये इलीगल मेथड से ली जा सकती है, जैसे हैकिंग वगैरह करके।
थर्ड, इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, अगर आप सही तरीके से अपने पासवर्ड्स वगैरह का इस्तेमाल करोगे तो इससे डॉक्सिंग का जो खतरा है वो कम हो सकता है। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस करेक्टली रिलेटेड टू 100% टैक्स रिडक्शन अवेलेबल फॉर डोनेशन मेड टू द पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर फंड में जब डोनेशन किया जाता है तो इनकम टैक्स का वो कौन सा सेक्शन आपको देखने को मिलेगा जिसके बेसिस पे आपको टैक्स में छूट मिल जाती है स्पेशल तौर पे जब आप कोई डोनेशन करते हैं अपनी इनकम में से। तो क्या वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 24 है, क्या वो 61 का सेक्शन 35 है, क्या वो 80G है, या फिर वो सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 14 है। तो बताएं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू क्लाउड बस्ट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्लाउड बस्ट वही बादल फटने वाले केसेस को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो बादल फटना होता है ये तब आता है कि जब एक 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के रीजन में 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश यहाँ पर 1 घंटे में हो जाए। सेकेंड स्टेटमेंट, क्लाउड बस्ट बहुत कॉमन है माउंटेनियस रीजन में, पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि वहाँ पे ओरोग्राफिक लिफ्टिंग नाम का प्रोसेस काम करता है जिससे कोलोनिम्बस जो क्लाउड्स हैं वो बनते हैं। थर्ड, हर एक जो इंस्टांस होता है हैवी रेनफॉल का, जो भारी से भारी बारिश हो रही है, ये जो हर एक केस आता है भारी बारिश का स्पेशली साउथ वेस्ट मानसून के समय पर, ये क्लाउड बस्ट जैसे केसेस को क्वालिफाई कर लेता है कि मतलब भाई साउथ वेस्ट मानसून में हर एक बारिश का केस क्लाउड बस्ट कहलाया जा सकता है। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 2 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ये आर्टिकल भी होता है हमारा समाप्त। क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे। रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।